स्वागत है आपका आईएएस आईपीएस फैक्ट्री में। तो आज से हम पढ़ेंगे जीएस पॉइंटर के भारतीय राज्य व्यवस्था। देखो ये टॉपिक्स हैं इसके, इन सब टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इससे पहले हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। जीएस पॉइंटर में जो प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज होते हैं उसका कलेक्शन होता है। तो ये रिवीजन के पर्पज से बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री के तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। सबसे पहले है भारत का संवैधानिक विकास। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इलवर्ड बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों की डांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय एवं यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में सही कथन है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लागू किया गया था। कब? 3 फरवरी 1893 को। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत। भारतीय परिषद विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। सही सुमेलित करना है। नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली थी चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी थी। तो ये तीनों ही प्रावधान अंग्रेजी शिक्षा की भारत में नींव डालने के लिए जरूरी थे। 1813 का चार्टर एक्ट और जर्नल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद, इन तीनों के तहत ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। संसद में चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था 1858 के अधिनियम से। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई थी 1909 के अधिनियम मार्लो मिंटो सुधार के अंतर्गत। भारतीय विश्वविद्यालय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। कब बनाई गई थी प्रथम बार द्विसदनीय? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। जब 1941 तक आते आते भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक होने लगा। और अलग परीक्षा का प्रावधान शुरू कब से हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, रिजर्व और अंतरिम ट्रांसफर विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। न्याय प्रशासन, स्थानीय सुशासन, भू राजस्व, पुलिस में से आरक्षित थे। कौन कौन से इसमें से विषय आरक्षित थे? तो न्याय प्रशासन, पुलिस, भू राजस्व और पुलिस, ये तीनों विषय आरक्षित थे। निम्नलिखित अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाली चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी 1919 के अधिनियम में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्बर्स सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। तो ये कथन गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा नहीं था। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। ये कथन सही है। केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे तो वो 1926 और 1945 के निर्वाचन थे। भारतीय शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत
भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित किया गया था 1945 में। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा अध्यादेश की बात की गई थी। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। किसने? चार्टर एक्ट 1833 ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी भारत संघ। भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें जो कि भारत में जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की बात की गई है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ भारत संघ का प्रावधान था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। कब भारत में एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशेष शक्तियां दी गई थी। तो अवशिष्ट शक्तियां 1935 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को दी गई थी और भारत में तो जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति और राज्यपाल की वो 1919 के अधिनियम से ही ली गई है, 1935 के अधिनियम से। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव हैं विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। वर्मा भारत से अलग हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप वर्मा जो है भारत से अलग हुआ। वर्ष 1937 में चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में सही कथन है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनता के अनुपात में था। तो 10 लाख व्यक्ति पर के अनुपात पर एक सदस्य को संविधान निर्मात्री परिषद में आवंटित करने का प्रावधान किया गया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे। वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो कथन सही है पर कारण गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार 1934 में स्वराज पार्टी तथा एम.एन. रॉय द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से सही कथन है। इस संविधान सभा के सही कथन क्या क्या है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उसमें से एक प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, सही है। इसने अल्पसंख्यक समुदाय ईसाई, एंग्लो इंडियन
और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। वह बहुदलीय निकाय थी, तो सही है संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। सही है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। हाँ जी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। नहीं, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। इसमें प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है लोगों को चुना गया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। जिस भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उपसभापति नामित किए गए थे। कौन? फ्रैंक एंथोनी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की जिस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में रखा था जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित कथन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की कुल संख्या थी, तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के लिए। संविधान जब तक हस्ताक्षर हुआ था तब तक। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णामाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था 17 नवंबर 1949 से। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर बी.एन. राव। डॉक्टर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगला है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव ने। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1923 में क्या मनाया था? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया था। इसके द्वारा संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया और अधिनियमित किया गया। भारत का संविधान अंगीकृत, अपनाया गया एवं अधिनियमित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर सबसे आखिरी तक। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो सबसे पहले संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, संविधान सभा को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान को प्रवृत्त किया गया, जो कि क्या तिथि है? 26 जनवरी 1950। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था कौन सी प्रेसिडेंसी से?
तो बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 1891 में और मृत्यु हुई थी 1956 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलनों की विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन को अपवन किया। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, सत्य है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, तो मौलाना आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये किसने सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, जिसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि हो। ये किसने कहा था? तो ये कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। ये कहा था आइवर जेनिंग ने। आइवर जेनिंग ने कहा था कि राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माण में अल्पसंख्यकों के हितों को कम महत्व करके आंका है। तो ये ऐसा आइवर जेनिंग जी का विचार है। अगला है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका है? तो ग्रैनविले ऑस्टिन का ये कथन कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की सदस्यता कितनी थी? 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में कुल। संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं? तो संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। वहीं प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर के एम मुंशी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार पटेल। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कौन थे? 6 अन्य सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की में गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के मूल सदस्य कौन कौन से थे? एन गोपाल स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, डी पी खेतान। तो बी एल मित्र के स्थान पर बाद में एन माधव राव और डी पी खेतान के स्थान पर, क्योंकि डी पी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो उनके स्थान पर टी टी कृष्णाचारी को प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का स्रोत भारत के संविधान की उद्देशिका का विचार लिया गया है। यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है संविधान। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू की। यूएसए के संविधान से हमने जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली है। भारत की संघात्मक व्यवस्था संबंधित है कनाडा से। भारतीय संघवाद जिस देश की पद्धति पर आधारित है वह है कनाडा। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों देशों में है। भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में सामान्य रूप से जो लक्षण पाया जाता है वह है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है समवर्ती सूची। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से।
भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना कहाँ से ली है? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा के अधिनियम से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता प्रभावित हुए थे। कौन से संविधान से? तो आयरिश गणतंत्र से प्रभावित थे। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, मूल अधिकार के स्रोत यूएसए, अमेरिकी अधिकार पत्र। शासन की संसदीय प्रणाली ली है ग्रेट ब्रिटेन यूके से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के वीमर संविधान से। राजनीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची या समवर्ती सूची लिए ऑस्ट्रेलिया से। मंत्रिमंडलीय सरकार हमने ली है ब्रिटिश संविधान से। केंद्र राज्य संबंध लिए कनाडा के संविधान से। भारतीय राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, तो ये लिया है हमने कनाडा से। मौलिक अधिकार लिए हैं यूएसए से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो कथन कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा ग्रहण की गई है यूएसए के संविधान से। पहला पूर्ण रूप से लिखित संविधान है कहाँ का? अमेरिका का। संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूची। भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से 468 आर्टिकल हैं, वैसे 395 है। भारतीय संविधान में आरंभ में अनुच्छेद थे, वर्तमान में भी क्रमांक के अनुसार अनुच्छेद हैं, तो 395 है। 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। वर्तमान में कितनी है? 12। सही कथन है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है तो 22 भागों में। वर्तमान में 25 भाग थे, लेकिन वर्तमान में 22 हैं। मूल संविधान में कितने भाग? भारत के संविधान में कितने भाग हैं? 22। तो वर्तमान में लेकिन गणना के अनुसार 25 हैं। मूल संविधान में कितने भाग हैं? अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। नागरिकता के से संबंधित प्रावधान संविधान के जिस भाग में है वह है भाग 2। संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य। संविधान का भाग 2 नागरिकता। संविधान का भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नागरिकता ली है संविधान के भाग 2 से। मौलिक अधिकार भाग 3 से। मौलिक कर्तव्य भाग 4A से। संविधान का भाग 5 से और राज्य संविधान के भाग 6। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। पंचायत भाग 9 में है। नगर पालिकाएं भाग 9A में है। निर्वाचन भाग 15 में है। वहीं अधिकरण भाग 14A में है। सहकारी समितियां भाग 9B में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं 14 में है। आपात उपबंध 18 में है। भारत के न्यायवादियों के संबंध में उपबंध है संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 76 में। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान है भाग 17 में। राजभाषा कौन से भाग में है? तो भाग 17 में है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। वहीं अधिकरण 14A में है। आगे बढ़े। संविधान के में भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है भाग 8 में। हमारे संविधान का वह भाग जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो भाग 9 में। संघ और राज्यों के बीच इस विधायी संबंध के बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से वह अनुसूची जो राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, तो पहली अनुसूची है। यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की इस अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए।
तो पहली अनुसूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा के स्थानों के आवंटन को। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की अनुसूचियों में से जिस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली अनुसूची भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में उपवन है। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 60 में। तीसरी अनुसूची है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित। 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधी उपवन। वहीं 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। 9वीं अनुसूची में है विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधिमान्यकरण। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तृतीय अनुसूची शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के विषय से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। वहीं छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों में। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। आगे बढ़े। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। कोयलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय है समवर्ती सूची में। भारत के संविधान की अनुसूची जिसमें 3 विधियों सूचियों का प्रावधान किया गया है, तो अनुसूची 7 में। संघीय अनुसूची 57 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 98 है। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 59 है। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 52 है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामलों से संबंधित। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची से संबंधित है। सम्मति सूची शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा जो प्रारंभ राज्य सूची का विषय थी उसे सम्मति सूची में स्थानांतरित किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के जिस संशोधन से वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है वह है 42वें संविधान संशोधन। वन समवर्ती सूची, डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, शेयर बाजार संघीय सूची, जनगणना केंद्रीय सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के अधीन अंतरिक्ष अनुसंधान। सही कथन। भारत की संविधान किसी कानून विशेष को भारत की संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के वे प्रावधान जो शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, तो नीति निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, छठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची। भारत के संविधान की एक अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है, तो 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख है बैंकिंग, बीमा, जनगणना का। कृषि और गैस संकर्म विषय है राज्य सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित है, तो रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में उल्लेख है रेलवे, पुलिस का। पंचायती राज विषय सम्मिलित है राज्य सूची में। वह विषय जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत
समवर्ती सूची में शामिल है दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। सूची 3 समवर्ती सूची में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की वह सूची एवं प्रविष्टि जिसका संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। सूची 1 प्रविष्टि 2 सूची 3 सेकंड प्रविष्टि 37 सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत है राज्य सूची। संविधान की वह अनुसूची जिसके अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो वह कथन जो इसके परिणामों को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित पर रोक लग जाएगी। अगर किसी विशिष्ट क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। भारत के संविधान में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है तो 5वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जिन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं वह है असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। स्वायत्त जिला के संदर्भ में सही कथन है प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद के सदस्य 26 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और शेष राज्य 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या है 29। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 में। अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियत की गई है अनुच्छेद 301 द्वारा। अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 233 का। भारत के संविधान का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का संगठन 44। समान नागरिक संहिता 50। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 124। संघीय न्यायपालिका 5। नागरिकता 352। आकस्मिक प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 245। विधायी शक्तियों का वितरण 14। समानता का अधिकार 36। राज्य की परिभाषा नीति निदेशक तत्व 74। मंत्रिपरिषद 368। संविधान संशोधन प्रक्रिया विधानतः नए राज्यों को शामिल करना अनुच्छेद 2। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22। राष्ट्रपति के विधेयक को अनुमति देने का अधिकार 111। अनुच्छेद 54। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 75। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 155। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 164। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 170। राज्य विधानसभाओं की संरचना 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति को 98। 94। स्पीकर को 98। 90। राज्यसभा के उपसभापति को 98। 323 के प्रशासनिक अधिकरण 324 निर्वाचन 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों के लिए आरक्षण 320 लोक सेवा आयोग के कार्य 280 वित्त आयोग 360 वित्तीय आपात 371 क नागालैंड ख असम ग मणिपुर 371 घ आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148। संघ लोक सेवा आयोग 315। आपात स्थिति की घोषणा 352।
अखिल भारतीय सेवाएं 312, संवैधानिक संशोधन 368, अंतरराज्य परिषद 263, अनुच्छेद 17 अस्पष्टता का अंत, अनुच्छेद 78 राष्ट्रपतियों को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य, 352 आपात स्थिति की घोषणा, 192 राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, 280 वित्त आयोग, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, 222 किसी न्यायालय का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। आगे बढ़े, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 241 में, अनुच्छेद 75 एक केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, 76 भारत का महान्यायवादी, 131 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, कार्य करने का अधिकार 41, कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति 42, शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, अनुच्छेद 45, पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं 9 क, सहकारी समितियां 9 ख, अधिकरण 14 क।